मैं डॉक्टर रोहिताश्व कुमार, सहायक आचार्य श्री राधे श्याम मुरार का राजकीय महाविद्यालय जूझ। प्रिय विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट 3 विषय ABST प्रश्न पत्र द्वितीय वस्तु एवं सेवा कर में हम तकनीकी जो शब्द थे उनकी परिभाषाओं का अध्ययन कर रहे थे और हमने 43 तकनीकी शब्दों की परिभाषाओं का अब तक वीडियो में अध्ययन किया। आज हम उससे आगे 44 से जो है तकनीकी शब्द उसकी परिभाषा के और उससे आगे के जो तकनीकी शब्द हैं उनकी परिभाषाओं का अध्ययन करेंगे। और बताया था कि धारा 2 के अंतर्गत हैं ये अधिनियम की जो तकनीकी शब्द हैं उनको परिभाषित किया जाता है और धारा 2 की उपधारा के अंतर्गत इनको परिभाषित किया है। इनपुट सेवा वितरक, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स, इस यहाँ से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता के कार्यालय से है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के बदले धारा 31 के अधीन जारी कर बीजक टैक्स इनवॉइस जो है प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्या जो पैन नंबर की बात थी वाले कर योग्य माल या सेवाओं अथवा दोनों के ऐसे पूर्तिकर्ता को उक्त सेवाओं पर दे केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्य क्षेत्रीय संधि कर के जमा का विवरण करने के उद्देश्य से कोई विहित दस्तावेज जारी करता है। और ये धारा 2 की उपधारा 61 के अंतर्गत परिभाषित है। धारा 262 के अंतर्गत इनपुट कर, इनपुट टैक्स को परिभाषित किया है। किसी पंजीकृत व्यक्ति के संबंध में इनपुट कर से आज से माल या सेवाओं या दोनों की किसी पूर्ति पर लगाए गए केंद्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्य से क्षेत्र संबंधी कर से है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित को सम्मिलित किया जा सकता है। पहला है माल के आयात पर लगाया गया एकीकृत माल और सेवा कर। दूसरा इसमें है CGST की धारा 9 उपधारा 3 और 9 की उपधारा 4 के अधीन देकर। नंबर 3 एकीकृत माल और सेवाओं कर अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 3 और 5 की उपधारा 4 के अधीन देकर। संबंधित राज्य माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 और 9 की उपधारा 4 के अधीन देकर। संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा पर अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 और 7 की उपधारा 4 के अधीन देकर। इस प्रकार के जो कर हैं वो इनपुट कर कहलाते हैं। इनपुट कर जमा, ये धारा 2 की उपधारा 63 में परिभाषित है। इनपुट कर जमा से आज से इनपुट पर चुकाए गए टैक्स की क्रेडिट प्राप्त करने से है। इससे आगे माल के राज्य के भीतर पूर्ति, धारा 2 उपधारा 64 के अंतर्गत परिभाषित है। माल की राज्य के भीतर पूर्ति का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स अधिनियम की धारा 8 में निर्दिष्ट किया गया था, हमने जो पढ़ा था। इससे आगे हम धारा 2 की उपधारा 65 में सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति को परिभाषित है। सेवाओं की राज्य के भीतर पूर्ति का अर्थ उसी अर्थ के रूप में होगा जिसे इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स अधिनियम की धारा 8 में जैसे बताया है, ये भी धारा 8 के अंतर्गत है। लेकिन जब माल और सेवाओं की पूर्ति एक ही राज्य से एक स्थान से दूसरे स्थान पर होती है तो उसे राज्य के भीतर पूर्ति कहते हैं। एक राज्य के स्थान से दूसरे राज्य में होती है तो भी उसे राज्य के भीतर पूर्ति कहते हैं। और धारा 2 की धारा 66 के अंतर्गत बीजक एवं कर बीजक, इनवॉइस एंड टैक्स इनवॉइस, बीजक या कर बीजक का अर्थ वही है जो इस अधिनियम की धारा 31 में हमने पढ़ा था, वर्णित था। धारा 2 की उपधारा 67 में आवक पूर्ति, इनवार्ड सप्लाई जो है किसी व्यक्ति के संबंध में आवक पूर्ति का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों की प्राप्ति से है जो क्रय, अधिग्रहण या किसी अन्य प्रकार से हुई हो, चाहे वह प्रतिफल के बदले हो या कोई बिना प्रतिफल हो।
धारा 2 की उपधारा 68 में छुटपुटकारी जो वर्ग उसकी बात है उसको परिभाषित किया है। इस स्याह से किसी अन्य पंजीकृत व्यक्ति के माल पर किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई उपचार या की गई प्रक्रिया है, और छुटपुट कार्य करने वाले व्यक्ति जो वर्कर्स जो हैं कार लगाया जाता है। धारा 2 की उपधारा 69 में स्थानीय प्राधिकरण लोकल जो अथॉरिटी है उसको अर्थ लिया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 243D में परिभाषित एक पंचायत है। दूसरा इसका एक नगर पालिका, जैसे कि संविधान के अनुच्छेद 243P का ई में परिभाषित किया गया है। तीसरा एक नगर पालिका समिति, एक जिला परिषद, एक जिला बोर्ड और या नगर निगम या स्थानीय निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के लिए कोई अन्य अथॉरिटी जिसे केंद्र सरकार या किसी भी राज्य द्वारा कानूनी तौर पर अधिकृत किया जाता है। चौथा इसमें कैंटोनमेंट एक्ट 2006 की धारा 3 में परिभाषित एक छावनी या कैंटोनमेंट बोर्ड से भी है। पांचवा इसमें संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद या एक जिला परिषद के रूप में भी हो सकता है। छठा इसमें संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत गठित एक विकास बोर्ड जिसे स्थानीय प्राधिकरण कह सकते हैं, और संविधान के अनुच्छेद 371 ए के तहत गठित एक क्षेत्रीय परिषद। इस प्रकार की जो गठन है वो स्थानीय प्राधिकरण लोकल अथॉरिटी, जो धारा 2 की उपधारा 69 की है। अब हम धारा 2 उपधारा 70 में सेवाओं की प्राप्तकर्ता का स्थान, सेवाओं के जो प्राप्तकर्ता का स्थान क्या है उस बारे में। इस लिहाज से ये है, पहला कि जहाँ पूर्ति कारोबार के ऐसे स्थान पर प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ कारोबार का ऐसा स्थान। दूसरा, जहाँ पूर्ति कारोबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य स्थान पर प्राप्त की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, मतलब नियत स्थान जो स्थापना उसके अनंतर की है वो वहाँ ऐसा अन्य नियत स्थान हो जैसा हमने चाहा उसके जैसा ही स्थान दूसरे स्थान पर हो। जहाँ पूर्ति एक से अधिक स्थानों पर प्राप्त की जाती है, चाहे वह कारोबार का स्थान हो या अन्य नियत स्थान, वहाँ पूर्ति की प्राप्ति से अन्य सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थान हो। और पांचवा, ऐसे स्थानों के अभाव में प्राप्तकर्ता का निवास स्थान भी हो सकता है, सेवाओं के प्राप्तकर्ता का स्थान। अब हम ये कह सकते हैं कि धारा 2 की उपधारा 71 में सेवाओं की पूर्तिकर्ता का स्थान, अभी तो प्राप्तकर्ता का था, अब पूर्तिकर्ता, सेवाओं के पूर्तिकर्ता का स्थान, लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विसेज। इससे आशय निम्न प्रकार से लगा सकते हैं। पहला, जहाँ पूर्ति कारोबार के ऐसे स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ कारोबार का एक ऐसा स्थान। दूसरा, जहाँ पूर्ति कारोबार के उस स्थान से भिन्न किसी अन्य ऐसे स्थान से की जाती है जिसके लिए पंजीकरण प्राप्त किया गया है, वहाँ ऐसा अन्य नियत स्थान। और तीसरा, जहाँ पूर्ति एक से अधिक स्थानों से की जाती है, चाहे वह कारोबार का स्थान हो या अन्य नियत स्थान, वहाँ पूर्ति की व्यवस्था से सर्वाधिक सीधे संबंधित स्थान है। और चौथा जो है वो ऐसे स्थानों के अभाव में पूर्तिकर्ता का निवास स्थान भी हो सकता है, जो कि धारा 2 की उपधारा 71 में परिभाषित किए गए हैं। और धारा 2 की उपधारा 72 में निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में कहा है। निर्माण शास्त्र से कच्ची सामग्री या निवेश का ऐसी रीति से प्रसरण है जिसके परिणाम स्वरूप सुभिन्न नाम, स्वरूप और उपयोग वाले एक नए उत्पाद का जन्म होता है, और निर्माता जो मैन्युफैक्चर है का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा। जो धारा 2 की उपधारा 72 के परिभाषित किया है निर्माण को। अब हम मार्केट प्राइस की बात करें, बाजार मूल्य। इसका से ऐसी राशि से है जो पूर्तिकर्ता को
प्राप्तकर्ता से वैसे ही प्रकार और किस्म के माल या सेवा या दोनों को उसी समय पर या उसके आसपास और जहां प्राप्तकर्ता और पूर्तिकर्ता संबंधित नहीं है वहां उसी वाणिज्य स्तर पर प्राप्त करने के लिए भुगतान किए जाने की अपेक्षा होती है, जो कि धारा 273 में परिभाषित है। मिश्रित पूर्ति इस तरह से किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा किसी एकल कीमत के लिए माल या सेवाओं का या उसके किसी ऐसे समूह का जो परस्पर संयोजन से बनाया गया है, दो या अधिक पृथक पृथक पूर्ति से है जहाँ ऐसी पूर्ति से कोई संयुक्त पूर्ति नहीं होती है। ये धारा 2 की उपधारा 74 जो मिश्रित मिक्स्ड सप्लाई। उदाहरण के तौर पे हम इसे जैसे कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों, मिठाई है, चॉकलेट है, केक है, मेवा वातीत जो है पेय पदार्थों और फल के जूस को मिलाकर बनाए गए पैकेज की पूर्ति जब वह किसी एकल कीमत के लिए किया गया है तो वह पूर्ति मिश्रित होगी। इन मदों में से प्रत्येक मद के अलग अलग भी पूर्ति की जा सकती है और एक वस्तु या सेवा की पूर्ति अन्य वस्तु या सेवा की पूर्ति पर निर्भर नहीं होगी। यदि इन मदों को अलग अलग पूर्ति की जाए तो वह मिश्रित पूर्ति नहीं होगी। एक साथ इनकी सबकी पूर्ति होती है एक जगह से तो मिश्रित पूर्ति। और आगे धारा 2 की उपधारा 75 में मुद्रा या धन को जो अर्थ लिया गया परिभाषित किया गया है कि भारतीय कानूनी निविदा या कोई विदेशी मुद्रा, जांच, वचन पत्र, विनिमय बिल, क्रेडिट पत्र, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, यात्री चेक, मनी ऑर्डर, डाक या इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण या किसी भी अन्य साधन जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त हो और जिससे दायित्व तय करने या विनियम करने के लिए विचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई भी मुद्रा शामिल नहीं होगी जो अपने सिक्का मूल्य के लिए रखी जाती है। अर्थात इसमें वह पुरानी मुद्रा सम्मिलित नहीं है जो प्रचलन से बाहर है और केवल संग्रह हेतु ही रखी जाती है। आगे है कर योग्य निवासी व्यक्ति जो कि धारा 277 में 2 की उपधारा 77 में परिभाषित है। इस से एक ऐसे व्यक्ति से है जो यदा कदा प्रधान या अभिकर्ता के रूप में या किसी अन्य हैसियत से में ऐसे व्यवहार करता है जिनमें माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति सम्मिलित है, किंतु जिसका भारत में कारोबार का कोई नियत स्थान या कोई निवास स्थान नहीं है, वह कर योग्य अनिवासी व्यक्ति होता है, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन। आगे गैर कर योग्य पूर्ति, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जो कि धारा 2 की उपधारा 78 में परिभाषित है। गैर कर योग्य पूर्ति का अर्थ माल या सेवाओं या दोनों ऐसी पूर्ति हैं जिन परिषद नियम के तहत या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के तहत कर नहीं लगा सकता। धारा 279 के तहत गैर कर योग्य क्षेत्र नॉन टैक्सेबल टेरिटरी है। गैर कर योग्य क्षेत्र का मतलब उस क्षेत्र से है जो कर योग्य क्षेत्र से बाहर है, जिसमें कर लगना उसके बाहर की और नोटिफिकेशन अधिसूचना की बात है। धारा 2 की उपधारा 80 में अधिसूचना का अर्थ सरकारी राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना से है। जो गजट नोटिफिकेशन है राजपत्र में जो प्रकाशित होती है उस सूचना को अधिसूचना कहते हैं। सूचित करें और अधिसूचित का निर्धारण भी इसी के अनुसार किया जाता है। अन्य क्षेत्र, अन्य क्षेत्र जो धारा 2 की उपधारा 81 में परिभाषित है। अन्य क्षेत्र जो कि इस अधिनियम की धारा 114A से ई में उल्लेखित हैं और किसी एक राज्य में सम्मिलित नहीं है, जो हमने अध्ययन किया। और उसके आगे धारा 2 की उपधारा 82 में आउटपुट टैक्स
की बात है, आउटपुट कर की बात है, उसको का अर्थ या परिभाषा निम्न है। किसी करयोग्य व्यक्ति के संबंध में आउटपुट कर से तात्पर्य उसके द्वारा या उसके अभिकर्ता द्वारा की गई माल या सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति परिषद नियम के अधीन लगाए गए कर से है, किंतु इसमें विपरीत प्रभार के आधार पर उसके द्वारा देय कर को सम्मिलित नहीं किया गया। और आगे है धारा 2 की उपधारा 83, जावक पूर्ति, आउटवार्ड सप्लाई। किसी करयोग्य व्यक्ति के संबंध में जावक पूर्ति से तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा कारोबार के दौरान या उसे बढ़ाने में किया गया या किए जाने के लिए माल या सेवाओं का दोनों का विक्रय, अंतरण, वस्तु विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निष्पादन या किसी भी अन्य रीति से की गई पूर्ति से है। और व्यक्ति प्रसन्न की बात आती है। व्यक्ति के अंतर्गत किन किन को सम्मिलित करते हैं, और इस प्रमुख परिभाषाओं में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो व्यक्ति की परिभाषा है या कारोबार का स्थान, प्लेस ऑफ बिजनेस है, जिसे पहले हम व्यक्ति पर्सन के अंतर्गत क्या सम्मिलित किए जाएं। इसमें कोई व्यष्टि, दूसरा कोई हिंदू अविभाजित परिवार, या तो इंडिविजुअल व्यक्ति हो कोई व्यष्टि, दूसरा कोई हिंदू अविभाजित परिवार हो, और तीसरा कोई कंपनी हो, चौथा कोई फर्म हो, पांचों कोई सीमित दायित्व साझेदारी हो सकती है, छठा कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या निकाय, चाहे वो भारत में या भारत के बाहर नियमित हो या न हो, सातवां किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या प्रांतीय नियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई निगम या कंपनी, अधिनियम 2013 की धारा 2 के खंड की उपधारा 45 में परिभाषित कोई सरकारी कंपनी हो सकती है, और भारत के बाहर किसी भी देश के कानून द्वारा या उसके अधीन निगमित कोई निकाय हो, सहकारी सोसाइटियों के संबंधित किसी विधि के अधीन पंजीकृत कोई सहकारी सोसाइटी हो, कोई स्थानीय प्राधिकारी हो, केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार का हो, या सोसाइटी रजिस्ट्रेशन 1860 के अधीन परिभाषित कोई सोसाइटी हो, या कोई न्यास हो, ट्रस्ट जिसे कहते हैं। प्रत्येक ऐसा कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो किसी में नहीं आता हो, ऐसा भी हो सकता है। अतः इसको हम व्यक्ति के रूप में इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन हैं जो व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, पर्सन की श्रेणी में आते हैं। और अगला आपको बताया था कारोबार का स्थान, प्लेस ऑफ बिजनेस। इसके अंतर्गत क्या क्या सम्मिलित होते हैं, धारा 285 के अंतर्गत परिभाषित है। वह स्थान जहाँ से मामूली तौर से कारोबार किया जाता है, और इसके अंतर्गत कोई भंडार, गोदाम या कोई अन्य स्थान भी है जहाँ करयोग्य व्यक्ति अपने माल का भंडारण करता है, माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करता है या प्राप्त करता है। अथवा वह स्थान जहाँ करयोग्य व्यक्ति अपनी लेखा पुस्तकों को सुरक्षित रखता है। और तीसरा वह स्थान जहाँ कोई करयोग्य व्यक्ति किसी अभिकर्ता एजेंट के माध्यम से, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, कारोबार में लगा हुआ है। इस तरह धारा 2 की उपधारा 85 के अंतर्गत कारोबार का स्थान, और धारा 2 की उपधारा 84 के अंदर व्यक्ति के संबंध में विस्तार से आपको बताया है। आगे हम शेष बचे हुए जो तकनीकी शब्द हैं उनके परिभाषाओं का अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।